Essentialism. Improve your life by only focusing on the essentials. दोस्तों ये बुक आपको सिखाती है कि कम एफर्ट करके भी कैसे बेहतर किया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को, अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को। अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को सीधे लगा के आप अपनी प्रायोरिटी को हासिल कर सकते हैं और इसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करके एसेंशियलिज्म आपके रूटीन में से फालतू की चीज़ों को हटाकर आपको प्रोडक्टिव और फुलफिल बनाए रखता है। दोस्तों इस किताब के ऑथर हैं ग्रेग मैकवॉन, जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है जिन्होंने गूगल, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी कंपनीज को कोच किया है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, जहां उन्होंने डिजाइनिंग लाइफ कोर्स को को क्रिएट किया और वह बेस्ट सेलिंग बुक मल्टीप्लायर्स के ऑथर भी हैं। लोगों को आज ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उन्हें अपना स्केड्यूल साइड में रखना चाहिए। ऐसा करने से वे अपने दायरों को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सुविधाओं के इस युग में हमें लगता है कि हमें ये सब स्केड्यूल वगैरह करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हालांकि हमारा ये रवैया अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट को जनरेट कर देता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं दोस्तों, और हमारे पास हर सुविधा नहीं हो सकती और ना ही हमें हर कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ होने और करने से हमें और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। कई बार हम बहुत कुछ करते हैं तो भी हमें खुशी नहीं मिलती। तो असल में हम पाते हैं कि हमारे बंद कमरे स्क्रैप के साथ भरे हुए पड़े हुए हैं, जिनका हम कभी भी यूज़ ही नहीं करते हैं। बहुत सारे कमरे होते हैं ना घर के अंदर, कई बार पैसा लगा के बहुत बड़ी कोठी बना लेते हैं। इसी तरीके से हमारे स्केड्यूल्स उन टास्क से फुलफिल्ड हैं जिन्हें हम पूरा नहीं करते हैं, कम से कम ठीक तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसकी बजाय हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी बजाय यह सोचिए कि भैया हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग यानी भलाई के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस समरी में आप अपनी लाइफ में ज़रूरी चीज़ों की पहचान कैसे करें और बाकी सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में आप जानेंगे और सीखेंगे। तो इस तरीके से आपको यह उन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स तक करने के लिए मेंटल और इमोशनल फोर्टिट्यूड प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इस समरी के अंदर आप ये भी सीखेंगे कि आपको आगे क्यों जाना चाहिए और क्यों अपने रूम्स में उस स्टूपिड हाउलिंग वॉल्फ शर्ट को फेंक देना चाहिए। जब एयरलाइंस ये सब करने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है और सोए हुए ओवर अचीवर्स और पिए हुए इंसान में क्या कॉमन होता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, आप इस किताब की समरी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। फालतू के कामों में डूबने से बचने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिज्म को अपनाने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, फालतू के कामों से बचने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिज्म को अपनाने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हमारी लाइफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतनी ज़्यादा भरी हुई है दोस्तों कि हम यह जानने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि हमारे लिए क्या और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने सभी टास्क के लिए कॉन्क्रीट एफर्ट्स भी करते हैं और उनको चुनते हैं जिन्हें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो फिर भी हमारे पास फालतू का सामान इकट्ठा हो ही जाता है। सामान का यह लोड हमारी प्रोडक्टिविटी में लार्ज स्केल पर रुकावट डालता है। लकीली हम ज़रूरतों को अपनाकर अपनी प्रेफरेंसेस को सीधे हासिल कर सकते हैं। एसेंशियलिज्म 4 मेन पॉइंट पर फोकस करता है दोस्तों। पहला, कम एफर्ट करिए लेकिन बेहतर करिए। एसेंशियलिज्म का बेस अपनी लाइफ में कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहचानने और उनको कट करने का एक कभी ना ख़त्म होने वाला टास्क है, और जो भी आपके पास बचा है उसे हाई स्टैंडर्ड का बनाना। तो दोस्तों इस अजम्पशन को रिजेक्ट करें कि हमें सब कुछ पूरा ही करना चाहिए और इसके बजाय खास डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए हमें, जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। एसेंशियलिज्म कई डायरेक्शंस में छोटी छोटी प्रोग्रेस करने के बारे में नहीं है दोस्तों। इसकी बजाय एक डायरेक्शन चुनिए और उन चीज़ों में महानता हासिल करिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अपने आप से लगातार सवाल करिए और उसके अनुसार अपने प्लान्स को अपडेट करिए। आप क्या करने योग्य हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं, ये तय करने का प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए दोस्तों। ये वाला प्रोसेस, एक एसेंशियलिस्ट हमेशा ये डिसाइड करता है कि वह जो भी कर रहा है वह रियल में उसके टाइम का सदुपयोग है या क्या उसे अपना टाइम और एनर्जी और ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया में लगानी चाहिए। फाइनली एक बार जब उन कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को छोटे टास्क से दूर किया जाए तो यह पक्का करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है कि क्या चेंजेस किए जाने हैं, जबकि यह सब आसान लग सकता है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग असल में सच्चाई से दूर हैं। आगे की समरी में आपको पता चलेगा कि हम में से बहुत से लोग ज़रूरी अप्रोच से कितना दूर हैं दोस्तों।
अगर हम अपने टास्क से थक जाते हैं तो हम खुद के लिए चॉइसेस बनाने की एबिलिटी को खो देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम टास्क से थक जाते हैं तो हम खुद के लिए चॉइसेस बनाने की एबिलिटी को खो देते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसा करते हैं कि आई हैव टू की बजाय ऐसे बोलें कि आई चूज टू? अगर ऐसा है तो आप नॉन एसेंशियल पाथ को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। हमें से बहुत से लोगों ने लर्न हेल्पलेसनेस की बदौलत चूज करने की अपनी एबिलिटी पर कंट्रोल खो दिया है। यानी हम थकने या घबरा जाने की फीलिंग के लिए इतने यूज टू हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में इनएक्टिव हो जाते हैं। इसे थोड़ा और समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। लर्न हेल्पलेसनेस शब्द डॉग्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से जनरेट हुआ है। एक्सपेरिमेंट में डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे। उनमें से कुछ को एक लिवर दिया गया था जो शॉक को रोक देता था, बाकियों को भी सेम लिवर दिया गया था जिसका कोई यूज नहीं था, और लास्ट ग्रुप को बिल्कुल भी शॉक नहीं मिले। तो बाद में सभी ग्रुप्स के डॉग्स को 2 भागों में डिवाइड करके एक ह्यूज बॉक्स में एक साथ रखा गया, जहां आधे ग्रुप्स को शॉक लगा था जबकि दूसरे बचे हुए आधे ग्रुप को कोई भी शॉक नहीं दिया गया था। पहले के एक्सपेरिमेंट से सभी डॉग्स को शॉक रोकने का मौका मिला था, या फिर जिन्हें कोई शॉक नहीं लगा था, पर इस बार उन सबको शॉक फ्री साइड में रखा गया था। हालांकि जिनके लिवर्स कमजोर और यूजलेस थे वो शॉक जोन में रखे गए और उन्होंने इस चेंज को अडेप्ट ही नहीं किया दोस्तों। दूसरे शब्दों में यदि इसको समझें तो वो अब हेल्पलेस होना सीख गए थे। अगर हम चूज करने के लिए अपनी पावर को सरेंडर करते हैं तो हम श्योरली दूसरों को हमारे लिए चूज करने की परमिशन दे देते हैं। जब लोग सोचते हैं कि उनके एफर्ट्स बेकार हैं तो वे फिर 2 तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं। वे या तो पूरी तरीके से हार मान लेते हैं या फिर हाईली एक्टिव हो जाते हैं। उनके सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी एक्टिविटी यह सिग्नल दे सकती है कि उन्होंने हेल्पलेस होना नहीं सीखा है। हालांकि ये लोग असल में अपनी पावर का यूज उन अपॉर्चुनिटीज को चूज करने में नहीं करते हैं जो उनके लिए सबसे बेस्ट है। वे तो बस सब कुछ करते हैं। दूसरी ओर जो लोग पॉसिबल चॉइसेस ऑफर करते हैं वे रियल पावर को होल्ड करने वाले होते हैं दोस्तों। लेस बट बेटर के आइडिया को गले लगाइए दोस्तों, और लाइफ के एक जरूरी पार्ट के रूप में ट्रेड ऑफ्स को एक्सेप्ट करिए। हाँ, लेस बट बेटर के आइडिया को गले लगाइए और लाइफ के एक जरूरी पार्ट के रूप में ट्रेड ऑफ्स को एक्सेप्ट करिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। अगर आपके पास टाइम में वापस पीछे जाने की और कंपनी में इन्वेस्ट करके भाग्य को बनाने की पावर होती तो आप किसे चुनते दोस्तों? IBM को, माइक्रोसॉफ्ट को या एप्पल को? जबकि उन कंपनी की सक्सेस से प्रभावित होकर कई लोग उनको चुनते, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर सबसे बड़ा रिटर्न असल में साउथ वेस्ट एयरलाइन से आता। इनफैक्ट साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने एक पीरियड के लिए सक्सेस के एक रिमार्केबल लेवल को छुआ था, जो कि एसेंशियलिज्म के की कॉन्सेप्ट में से एक पर फोकस था। यानी सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बहुत अच्छी तरीके से करना। अपने कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस जैसे कि फर्स्ट क्लास सिटिंग, मील्स और सीट रिजर्वेशन को ऑफर करने के बजाय साउथ वेस्ट एयरलाइंस सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस थी, पॉइंट A से पॉइंट B तक का सफ़र करने वाले लोग, और कोई चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी उससे ज़्यादा उनके लिए। यानी कि उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश करी भी तो वह अनडाउटेडली सब में फेल हो सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जैसे कि पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचाने पर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे वे तो वह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस अप्रोच को अपनाने का मतलब यह है कि बिजनेस करने के लिए विलिंग होना और उसमें एबल होना, जो कि टफ साबित हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी सिंपल लग सकता है दोस्तों कि अनइम्पॉर्टेंट टास्क को कट कर दीजिए और बस सबसे इम्पॉर्टेंट को ही पकड़ के रखिए, लेकिन असल में हम आखिर में यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जब साउथ वेस्ट की सक्सेस जग जाहिर हो गई तो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ने उसकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने का फैसला किया। हालांकि कुछ जरूरी एसेंशियल्स को एम्प्लॉय करने की बजाय कॉन्टिनेंटल ने गलत तरीके से डिसीजन लिया कि वह यह सब कर सकते हैं। इसके लिए उनका सॉल्यूशन अपनी ट्रेडिशनल एयरलाइन के साथ ही जाने और बजट सर्विसेज को ऑफर करने वाले एक अलग ब्रांड कॉन्टिनेंटल लाइट बनाने का था। हालांकि दोनों स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ने की वजह से ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का मतलब हुआ कि भैया कॉन्टिनेंटल लाइट प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं थी, तो लास्ट में वे ज़रूरी बुनियादी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए और उन्हें मिलियंस का नुकसान उठाना पड़ा दोस्तों। अब जब आपके पास एक गुड आइडिया है कि लोग अक्सर ज़रूरी रास्तों से कितनी दूर भटकते रहते हैं, तो इस समरी में आगे आपको बताएंगे कि आप फिर से सही रास्ते को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं।
तो किसी चीज़ से खुद को बाहर निकालकर एक बड़ी पिक्चर देखने से आपको ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ को हासिल करने में हेल्प मिलेगी। हाँ दोस्तों, किसी चीज़ से खुद को बाहर निकालकर और एक बड़ी पिक्चर देखने से आपको ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ को हासिल करने में हेल्प मिलेगी। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आजकल शायद ही किसी के पास बोर होने का टाइम हो। हमारे स्मार्टफोन्स जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है कि हमारे पास कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि कोई भी रियल में बोर होना पसंद नहीं करता है, जो कि एक महान विचार की तरह लगता है दोस्तों। हालांकि बोर्डम असल में आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सोचने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि क्या किया जाना चाहिए। यह पक्का करने के लिए कि आपके पास वक्त हो, अपने आप को अपने हर दिन के स्केड्यूल से थोड़ा फ्री करिए, यानी सोचने के लिए टाइम निकालिए दोस्तों। अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए अपने स्केड्यूल में स्पेस यानी जगह बनाइए। आपके सामने कौन से ऑप्शंस, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं जो आपको ये जानने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी नहीं। तो इनफैक्ट ह्यूमैनिटी के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड जैसे न्यूटन और आइंस्टीन ने इस टेक्निक का यूज़ किया था। दोनों ने वक्त निकालने के ऑर्डर में खुद को एक स्केड्यूल में रखा। इस तरह खुद को अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज के बारे में सोचने का टाइम दिया। तो आज के सबसे सक्सेसफुल सीईओज में से बहुत से ऐसे ही करते हैं। कुछ सोचने की जुगत में वे अपने कैलेंडर में हर दिन ब्लैंक स्पेस के कुछ घंटों का वक्त तय करते हैं। हालांकि एस्केपिंग इंपॉर्टेंट टास्क को बाकी हिस्सों से अलग करने का एक तरीका नहीं है। आप यह पक्का करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप एक बिग पिक्चर पर फोकस्ड हैं। लोग अक्सर छोटे डे टू डे के टास्क पर इतने खो जाते हैं कि वह उन वजहों को ही खो देते हैं जिनके चलते वह ये सब टास्क कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस बनाए रखने के लिए एसेंशियलिज्म हमें हमेशा बिग पिक्चर पर फोकस करना सिखाती है। ऐसा करने का एक तरीका एक जर्नल लिखना भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसे लिखने की बजाय जितना पॉसिबल हो उतना कम लिखने के लिए खुद को फोर्स करिए। इसके लिए आपको हर उस चीज़ के बारे में सोचना होगा जो आपने की है और सिर्फ उसी चीज़ को फाइंड करना होगा जिसे आप ज़रूरी समझते हैं। और जैसा कि आप अपनी जनरल एंट्रीज को वापस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उससे एक बिग पिक्चर दिखाई देती है दोस्तों। खेल ही खेल में क्रिएटिव बनिए, बस अपने आप को रेस्ट देना ना भूलिए। हाँ दोस्तों, बस अपने आप को रेस्ट देना ना भूलिए, खेल ही खेल में क्रिएटिव बनिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सुनते हैं दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली हम एडल्ट्स वर्क और प्ले के बीच एक शार्प डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि यह तय करता है कि प्ले कुछ ऐसा होता है जो फालतू और बोरिंग होता है। यह प्योरली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और हमें अपने गोल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम मानते हैं कि यह वक्त की बर्बादी है। हालांकि एक असेंशियलिस्ट यह मानता है कि प्ले यानी खेल इंस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है तो आप अपने माइंड को फ्री करने के लिए खेल सकते हैं दोस्तों, ताकि आप इस सब्जेक्ट को क्रिएटिविटी के साथ जोड़ सकें। खेल इस पर्पस की पूर्ति कर सकता है क्योंकि यह हमें उन आइडियाज़ के बीच एक नोवल कनेक्शंस डेवलप करने में हेल्प करता है जिन्हें हमने कभी हल्के में लिया होगा। यह स्ट्रेस के लिए एक एंटीडोट होता है दोस्तों, जो प्रोडक्टिविटी से निकलने के की फैक्टर्स में से एक होता है, और यह हमें टास्क को प्रायोरिटी देने और उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है। हम ट्विटर, पिक्चर और गूगल जैसी कंपनीज के कल्चर में भी खेल की इंपॉर्टेंस को देखते हैं, जो कॉमेडी क्लासेस को ऑफर करके या फिर ह्यूज डायनासोर या हज़ारों स्टार वॉर फिगर्स के साथ ऑफिस को सजाने जैसी चीज़ों को करने से खेल को बढ़ावा देते हैं। तो वह लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि एक प्लेफुल एम्प्लॉय एक इंस्पायर्ड और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय भी होता है। लेकिन जितना खेलना ज़रूरी है उतना रेस्ट करना और नींद को प्रायोरिटी देना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। नॉन एसेंशियलिस्ट लोग नींद यानी स्लीप को भी वैसे ही देखते हैं जैसे कि खेल को, यानी कि एक लग्जरी की तरह वे अपनी पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स को बर्बाद करने के रूप में इसको देखते हैं। तो ये अप्रोच पूरी तरीके से पुराने ज़माने की है, क्योंकि नींद आपके सोचने की एबिलिटी को बढ़ाती है दोस्तों, आइडियाज़ को कंबाइन करती है और आपके जागने के घंटों के दौरान आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। तो असल में आपकी 1 घंटे की भी नींद अगले दिन हायर प्रोडक्टिविटी के कई और घंटों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। असल में स्टडीज से पता चला है कि 24 घंटे बिना सोए या वीकली हर रात सिर्फ 4 से 5 घंटे की औसत नींद से आपकी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट इक्विवेलेंट हो जाता है, कि यानी कि आप में 0.1% ब्लड अल्कोहल लेवल के बराबर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी काफ़ी होता है दोस्तों। तो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी पछतावा ना करें जो असेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है।
हाँ दोस्तों, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी पछतावा ना करें जो असेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सुनते हैं। अक्सर हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे सभी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से ज़रूरी है। गर्मियों में सफाई के दौरान जब आप अपनी अलमीरा को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। आप इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने इस कपड़े को कभी नहीं पहना है तो इसे हटा देता हूँ या फेंक देता हूँ। फिर भी आप जल्द ही खुद को एक्सेप्शन बनाते हुए खुद को ऐसी बातें बता रहे होंगे कि मुझे पता है कि मैं कभी भी इस हर्लिंग वुल्फ शर्ट को नहीं पहनता, लेकिन मैं एक दिन तो इसको ज़रूर पहनना चाहूँगा। इसलिए आप इसे अपने पास रखते हैं और आपकी कबोर्ड हमेशा भरी हुई होती है और बिखरी हुई होती है दोस्तों। तो आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? इन शॉर्ट, अपने क्राइटेरिया पर अड़े रहिए दोस्तों। ऐसा करने का एक तरीका 90% रूल को अपनाना होता है। इस सोच के साथ शुरुआत कीजिए कि जो डिसीजन आप करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अलमीरा की सफाई कर रहे हैं तो आपका यह क्राइटेरिया हो सकता है कि क्या मैं इसे फिर से पहनूंगा। फिर इसे 0 से 100 के बीच में स्कोर दीजिए दोस्तों। 90% रूल में 90 से कम यानी कि 89 भी 0 ही होता है। हाँ, सभी ऑप्शन पर सोचने के बाद 90 से कम का स्कोर देने वाली सभी चीज़ों को हटा दें, त्याग दें, एकदम से उससे दूर चले जाएं या उनको अपने से दूर कर लें। एक और तरीका यह भी होता है कि या तो हाँ या तो ना, यह क्लियर होना चाहिए। इसे एग्जीक्यूशन में लाने का एक सरल तरीका होता है कि 3 मिनिमम चीज़ों को लिस्टेड किया जाए जो कि किसी चीज़ को रखने के लिए ज़रूरी हो। साथ ही 3 आइडल क्राइटेरिया भी सेट करें जो आपको हाँ या ना कहने को आपको पक्का बनाए। फिर क्या क्या रखना है ये डिसाइड करते वक्त यह तय करें कि किसी चीज़ को 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कम से कम 2 आइडल को पास करना होगा आपको। इस तरीके से सोचने से आपको उम्मीद रहती है कि आपको फालतू की चीज़ों से बचने में हेल्प मिलेगी। तो उदाहरण के लिए, पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि आपके कबोर्ड में हाउलिंग वुल्फ शर्ट 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पास करेगी ही, जैसे कि क्या यह स्टाइलिश है, क्या मैं इसे हर दिन पहनता था, जब मैं इसे पहनूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। नॉन असेंशियल यानी फालतू के टास्क के लिए नो कहें और ज़रूरी टास्क को केयरफुली प्लान कीजिए दोस्तों। हाँ, नॉन असेंशियल यानी फालतू के टास्क के लिए नो कहें और ज़रूरी टास्क को केयरफुली प्लान कीजिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो एक बार जब आप उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बना लेते हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है, यानी वह सब जो कुछ आपके गोल्स को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो आपके द्वारा कभी नहीं पहने जाने वाली शर्ट को जाने देना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन यह डिसीजन तब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम ना कहने से डरते हैं, दोनों ही बात से सोशली शर्मिंदा फील करते हैं कि ना कहने से लोग हमें छोड़ देंगे, और इस बात से भी दुखी होते हैं कि ना कहने से हमारे रिलेशनशिप को नुकसान हो सकता है। हालांकि कई बार हमें ना कहना चाहिए दोस्तों, और सिर्फ उन चीज़ों के लिए हाँ को संभाल कर रखना चाहिए जो हकीकत में मायने रखती है। ऐसा करने के लिए आपको डिसीजन से रिलेशनशिप को दूर रखने की ज़रूरत होगी। ना कहने की वजह से 10 मिनट तक आपको दुख हो सकता है, या फिर आप किसी और की नज़रअंदाजी के बारे में चिंता करने लगेंगे, या फिर आप किसी चीज़ से चूक जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको उसके लिए हाँ कहने का पछतावा हो। हमेशा याद रखें, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को ना नहीं कहना, और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को याद दिलाएगा कि असल में ज़रूरी थी ये चीज़ें। एक बार जब आप अपने पूरे विश्वास के साथ चीज़ों को ना कह देते हैं तो आप उन इम्पॉर्टेंट टास्क की प्लानिंग पर फोकस कर सकते हैं जो बाकी हैं। एक असेंशियल इंटेंट के साथ अपने गोल्स के बारे में क्लियर रहे, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो इंस्पिरेशनल और सॉलिड दोनों ही हो। उदाहरण के लिए इमेजिन करिए कि आपका गोल वर्ल्ड हंगर को ख़त्म करना है। हालांकि ये गोल डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है दोस्तों, पर यह बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, और इस तरीके से आपके ज़रूरी इरादे के रूप में फेल्ड रहता है। इस क्वांटिटी के एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करने की कोशिश इसकी क्वालिटी के कारण बिगड़ जाएगी दोस्तों। आप इस गोल पर कंसिडर करें, लोअर 9th वार्ड में रहने वाली फैमिलीज के लिए 150 सस्ती एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉर्म रेजिस्टेंट घरों का निर्माण आपको करना है। यानी आप बहुत ही स्मार्ट गोल बना रहे हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ना सिर्फ ये गोल इंस्पिरेशनल है दोस्तों, बल्कि ये खास और सॉलिड भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है। हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। तो ये जांचने का एक तरीका यह भी है कि क्या आपका गोल खुद में क्लियर है। खुद से पूछिए दोस्तों, जब मैं अपने गोल पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का रीजनेबली आंसर दे सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में कितनी आपके अंदर क्लैरिटी है।
तो फेलियर से पीछे हटने और बाउंड्रीज को तय करने के फालतू की चीज़ें करना बंद करिए। हाँ दोस्तों, फेलियर से पीछे हटने और बाउंड्रीज को तय करके फालतू की चीज़ें करना बंद करिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जो वेस्ट ही था, जिसे आप जानते थे कि आप इसे इसलिए कर रहे थे कि आप उसके लिए कमिटेड थे? बहुत सारे लोग इस संक कॉस्ट बायस एक ऐसी टेंडेंसी है जिसे हम मनी, टाइम, एफर्ट या एनर्जी को कंटिन्यू रखने में लगाते हैं, जिसके लिए हम मानते हैं कि हम उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज़ में हर लिटिल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए उस चीज़ को जाने देने के लिए मुश्किल पैदा कर देता है, जबकि जैसे जैसे हम उसमें इंटरेस्ट लेते चले जाते हैं तो उसे खोते चले जाते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए कॉनकॉर्ड जेट के दुखद फेलियर पर गौर करिए। हालांकि यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी, लेकिन इसकी कॉस्ट ने इसे अनप्रॉफिटेबल बना दिया और कमर्शियल फेलियर की ओर बढ़ा दिया। भले ही फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स संक कॉस्ट बायस में पड़ गई और 4 दशकों तक इसमें इन्वेस्ट करती रही, जबकि वे पूरी तरीके से जानते थे कि उनका ज़्यादातर पैसा कभी वापस नहीं आएगा। आप अपने एरर्स और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने और उन्हें जाने देने का साहस जगा कर इस जाल से इजीली बच सकते हैं। दोस्तों, अगर जब यह साफ है कि कुछ भी काम करने वाला नहीं है, तो अपने नुकसान से बचने और काम को छोड़ देने में बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों। इसके अलावा आप क्लियर बाउंड्रीज तय करके इस पूरे सिनेरियो से बच सकते हैं, जबकि एक नॉन असेंशियलिस्ट पर्सन बाउंड्रीज को फालतू की रुकावटों के रूप में देखता है, फिर भी बाउंड्रीज असल में एक फंडामेंटल लेवल पर फ्री होती है। उदाहरण के लिए एक बिजी स्ट्रीट पर एक स्कूल यार्ड की कल्पना करिए। दोस्तों, स्कूल में चिल्ड्रन को सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग्स के बगल में यार्ड के एक छोटे से हिस्से में खेलने की परमिशन है और टीचर्स को उन पर निगरानी रखनी होगी कि चिल्ड्रन इस बाउंड्री के अंदर ही रहें। लेकिन क्या होगा अगर वहाँ एक फेंस को लगा दिया जाए जो क्लियरली यह तय कर दे कि बच्चे वहाँ सेफ रहेंगे? तब टीचर्स भी अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ ट्रैफिक के संबंध में इतना फिक्रमंद नहीं होना पड़ता और बच्चे उस फेंसिंग के अंदर फ्री होकर खेल सकते थे। बाउंड्रीज आपको कैद करने के लिए नहीं होती है दोस्तों, बल्कि आपकी लाइफ को ईजी और ज़्यादा प्लेजेंट बनाने के लिए होती है। उदाहरण के लिए आप काम और फैमिली के बीच एक क्लियर बाउंड्री तय करने पर विचार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ऑफिस में आना अलाउ नहीं है, तो आपको भी घर में काम करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या स्लो कर रहा है और आपको क्या खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि आप केयरफुली खुद को प्रिपेयर कर सकें। हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या स्लो कर रहा है और आपको क्या खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि आप केयरफुली खुद को प्रिपेयर कर सकें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक बार जब आप असेंशियलिज्म प्रिंसिपल्स के लिए कमिटेड हो जाते हैं, तो अब आपको लास्ट स्टेप का सामना करना होता है और वो होता है एग्जीक्यूशन। एक असेंशियल पर्सन बनने के लिए आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आपको क्या स्लो कर रहा है और फिर इस पर काम करने की बजाय आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करिए। दोस्तों, उदाहरण के लिए इमेजिन करिए कि आप एक बॉय स्काउट लीडर हैं और आपको रात में सोने से पहले अपने ट्रूप को कैंप में वापस लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को इक्वल बनाए रखने के लिए हर स्काउट अपने बैकपैक में इक्वल क्वांटिटी में राशन कैरी करता है, लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम है। कुछ स्काउट्स दूसरों की तुलना में बहुत फास्ट होते हैं और इस तरह ग्रुप बिखर जाता है और पीछे चलने वाले बच्चों के बहुत पीछे रह जाने का रिस्क होता है। आपका पहला नॉन एसेंशियल सॉल्यूशन, हर बार कुछ स्टैंड पॉइंट लेना हो सकता है ताकि हर बार पीछे रहने वाले बच्चे साथ में मिल जाएं। इसके बाद आप बच्चों को पीछे से लाकर उन्हें आगे की तरफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि हर कोई एक साथ रहे, लेकिन ये प्रोसेस सबको स्लो कर देता है। फाइनली आप असेंशियलिस्ट सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों, आप स्लो बच्चों के बैकपैक्स में से कुछ वजन कम करते हैं और इसे फास्ट बच्चों के बैकपैक्स में डाल देते हैं। इस तरीके से असेंशियलिज्म प्रिंसिपल पर विचार करके आपने अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा आप प्रिपेयर होकर गैर ज़रूरी रुकावटों को रोक सकते हैं। हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक ये अज्यूम करना होता है कि हमारे प्लान्स हमारी सोच के अकॉर्डिंग चले। हालांकि एक असेंशियलिस्ट इस तरीके से नहीं सोचता है। इसकी बजाय वह मानता है कि चीज़ें गलत हो सकती हैं और हमें इसके लिए एक सही तैयारी करनी होती है। जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वह आपके बच्चों को स्कूल ले जाना हो या वर्क प्रेजेंटेशन देना हो, हमेशा अपने आप को उस टाइम का 50% बफर दें दोस्तों, जो आप खुद से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह आप हमेशा उस बारे में सही कदम उठा पाएंगे जो आपको स्लो किए हुए है। एक असेंशियलिस्ट लाइफ आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, जो एक रूटीन के रूप में और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाती है। हाँ दोस्तों,
एक असेंशियलिस्ट लाइफ आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, जो एक रूटीन के रूप में और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। अगर आपने कभी किसी चीज़ में कटौती की है तो आप पहले ही कोशिश में लक को एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों। ज़्यादातर वक्त ये हमारे तरीके से काम नहीं करता है। असल में सक्सेस क्रिएट करना आपकी छोटी छोटी और प्रोग्रेसिव स्टेप्स पर डिपेंड करता है दोस्तों। छोटी छोटी जीत एक मोमेंटम क्रिएट करती है जो आपको आगे सफल होने का कॉन्फिडेंस दिलाती है। इसके अलावा वह आपको यह भी बताती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और आपको ट्रैक पर बने रहने को अलाउ भी करती है। हालांकि ये स्मॉल स्टेप्स उठाना आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, पर याद रखिए कि स्मॉल स्टेप्स के रिजल्ट्स फार रीचिंग यानी लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रिचमंड कनाडा के एक पुलिस डिपार्टमेंट को ही ले लीजिए। सालों तक उन्होंने पुअर रिजल्ट्स के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स जैसे नियम कायदों का इस्तेमाल करके अपराध की दर को कम करने की कोशिश की। फिर बाद में उन्होंने क्राइम को रोकने की दिशा में स्मॉल स्टेप्स उठाते हुए अपने सुधारों और कानूनों को पूरी तरीके से बदलने का फैसला किया। जब पुलिस ने यंग लोगों को कुछ अच्छा करते देखा, जैसे कि उन्होंने सड़क पर कचरा फेंकने के बजाय उसे डिब्बे में डाल दिया, तो उन्होंने उन्हें एक स्मॉल रिवॉर्ड दिया, जैसे कि यूथ के लिए इवेंट्स और मूवीज़ के फ्री टिकट्स। तो इन बातों से यूथ को आवारा सड़कों पर भटकने से रोकने में हेल्प मिली, और इस पॉलिसी के एक दशक बाद क्राइम रेट 60% से घटकर सिर्फ 8% रह गई दोस्तों। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी अप्रोच क्या है। आपको ये पक्का करने की ज़रूरत होगी कि आप एक रूटीन बनाकर उसके साथ चिपके रहिए। रूटीन्स एक हैबिट बना लेती है दोस्तों। इस तरह टफ चीज़ें वक्त के साथ ईजी हो जाती हैं। इसलिए एक ऐसा रूटीन बनाने के लिए आपको खुद को अलर्ट करना होगा जो आपके गोल के साथ जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए 8 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके कोच ने उन्हें ट्रेनिंग के दौरान एक रूटीन को फॉलो करने के लिए कहा। हर बार फेल्प्स बेड पर चले जाते और सुबह सुबह उठते ही उन्हें एक स्लो मोशन वाले वीडियो की कल्पना करनी होती थी जिसमें वह एक परफेक्ट रेस करते। फिर फेल्प्स ट्रेनिंग के दौरान इस वीडियो को दोहराने की कोशिश करते। इतना तो पक्का है दोस्तों कि उन्होंने ऐसा लंबे वक्त तक किया। जब ओलंपिक्स आए तो यह उनकी हैबिट बन चुकी थी और उन्होंने बार बार परफेक्ट रेस लगाई, जिससे उन्हें कई मेडल्स मिले दोस्तों। अमेजिंग किताब है दोस्तों। अंत में इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, हम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे पास हर सुविधा नहीं हो सकती है, ना ही हमें हर कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ होने और करने से हमें और ज़्यादा खुशी ही होनी चाहिए। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी बजाय यह सोचिए दोस्तों कि हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग यानी भलाई के लिए क्या ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, बोर्डम असल में आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह सोचने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये कि क्या किया जाना चाहिए। अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए अपने स्केड्यूल में स्पेस यानी जगह बनाइए। आपके सामने कौन से ऑप्शंस, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लोग अक्सर छोटे डे टू डे के टास्क में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वे उन वजहों को ही खो देते हैं जिसके चलते वे सब टास्क कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस बनाए रखने के लिए एसेंशियलिज्म हमें हमेशा बिग पिक्चर पर फोकस करना सिखाता है। पॉइंट नंबर 4, ना कहने की वजह से 10 मिनट तक आपको दुख हो सकता है, या फिर आप किसी और की नज़रअंदाजी के बारे में चिंता करने लगेंगे, या फिर आप किसी चीज़ से चूक जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको उसके लिए हाँ कहने का पछतावा हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हम क्या देखते हैं, इसके बावजूद कुछ चीज़ें हकीकत में हमारे गोल्स और वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है और बाकी सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। तो इन कुछ ज़रूरी बातों पर फोकस करके और फालतू की चीज़ों को कम करके बेहतर सीखने के लिए हम एक ऐसी लाइफ तैयार कर सकते हैं कि जो कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड हो दोस्तों। तो दोस्तों अपनी लाइफ में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिजिकल एसेट को जोड़ने के बजाय चीज़ों को हटाने के तरीके खोजने की कोशिश करिए। जितनी फालतू की चीज़ें आप अपनी सोच और रूटीन से ख़त्म कर सकते हैं, आप उतनी ही अच्छी चीज़ों को अपना सकेंगे, यानी वो चीज़ें जो हकीकत में मायने रखती हैं दोस्तों, हकीकत में मायने रखती हैं। आशा करते हैं ये किताब आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें।
अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।